हेलो प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंस्पायरिंग क्लासेस पर। और आज हम सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से रिलेटेड मास्टर क्लास लेकर आए हैं जो विज्ञान के लिए है। और अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें विज्ञान पूछा जाता है तो आज की क्लास बिल्कुल आपके लिए लाभदायक सिद्ध होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। प्यारे साथियों, जो हमारा ऑप्शन है पहला है संतरा, फिर सेब, गाजर, आंवला। प्यारे साथियों, आपको जवाब देना है इसका। हम इंतज़ार कर रहे हैं आपके जवाब का। देखते हैं सबसे पहले किसका कमेंट आता है। और इसका सही जो जवाब है प्यारे साथियों वो है ऑप्शन नंबर डी यानी आंवला। आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। प्यारे साथियों, अब हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा जो हमारा प्रश्न है, डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना किसके द्वारा की गई थी। पहला आपको जो ऑप्शन दिया गया है जैकब तथा मनोट, बी ऑप्शन जो दिया गया है वाटसन तथा क्रिक, सी है एच.सी. खुराना और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। प्यारे साथियों, देखते हैं आप में से सबसे पहले जवाब किसका आता है। और इसका जो सही जवाब है बी है वाटसन एंड क्रिक। वाटसन और क्रिक द्वारा किया गया था ये। प्यारे साथियों, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में कौन अर्धचालक है। अर्धचालक आपको पहचानना है, इसमें से एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, चांदी है, सीसा है। प्यारे साथियों, आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। हम आपके जवाब की प्रतीक्षा कर रहे हैं। एल्युमिनियम, सिलिकॉन, चांदी और सीसा में बताना आपको अर्धचालक कौन है। प्यारे साथियों, जवाब आ चुका है। इसका आंसर है बी यानी सिलिकॉन जो है अर्धचालक है। आइए अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 4, जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन जो होता है उसे क्या कहते हैं आप। ऑप्शन है प्रजनन, फिर प्रतिरूपण, उत्परिवर्तन, संयोजन। प्यारे साथियों, इसमें से आपको जवाब चुनना है अपना कि जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन किसको कहते हैं आप। अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए आप। प्यारे साथियों, जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी उत्परिवर्तन। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन क्या कहलाता है, उत्परिवर्तन। प्यारे साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, मस्तिष्क जिम्मेदार है किस चीज़ के लिए बताना है आपको। सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, उपयुक्त तीनों के लिए। प्यारे साथियों, जल्द से जल्द अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। हम इंतज़ार कर रहे हैं आपके जवाब का। सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, शरीर संतुलन के लिए, उपयुक्त तीनों। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी है यानी मस्तिष्क जिम्मेदार होता है इन सभी तीनों कामों के लिए। प्यारे साथियों, अगला जो हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 है। और हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। तो मानव शरीर का सामान्य तापमान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इस तापमान को आपको डिग्री सेल्सियस में बताना है। प्यारे साथियों, आपका आंसर है 40.16, 36.8, 35.12, 32.36। प्यारे साथियों, इसको अगर आप डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आंसर होगा आपको बताना है। प्यारे साथियों, जो इसका सही जवाब है वो है बी यानी 36.8। लगभग इसे आप 37 डिग्री सेल्सियस भी कहते हैं। प्यारे साथियों, अगला हमारा जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है। आपका जवाब इसमें होना चाहिए 0 है, 15 है, 25 है, 50। देखते हैं प्यारे साथियों, इसमें सबसे पहला जवाब किसका आता है। हम इंतज़ार कर रहे हैं आपके आंसर का। और इसका जो सही जवाब है प्यारे साथियों है 0। ऑप्शन नंबर ए है यानी एक गिलास पानी पीने में आपको कोई कैलोरी नहीं मिलती है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 8, बॉक्साइट अयस्क है। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है प्यारे साथियों, इसका जवाब तो बिल्कुल मिलना चाहिए आपसे। बॉक्साइट अयस्क है लोहे का, एल्युमिनियम का, तांबे का, सोने का। बिल्कुल सही जवाब आना चाहिए इस बार। हम इंतज़ार कर रहे हैं, देखते हैं किसका सही जवाब आता है। सबसे पहले जवाब ज़रा फास्ट कमेंट करिए आप। सही जवाब है प्यारे साथियों इसका बी यानी बॉक्साइट जो अयस्क है एल्युमिनियम का है। प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं अब हम। प्रश्न नंबर जो हमारा 9 है, कांसा मिश्रित धातु है, एलॉय है। आपको बताना है तांबा एवं टीन का, तांबा एवं चांदी का, तांबा एवं जस्ता का, तांबा एवं सीसा का। इनमें से कौन सा इसका सही जवाब होगा। कांसा किनका मिश्रित धातु है यानी एलॉय है। प्यारे साथियों, इसका जो सही जवाब है आ चुका है वो है ए
यानी तांबा एवं टीन का। प्यारे साथियों, आज का हमारा प्रश्न, अब 10वें की बात करने वाले हैं हम। प्रश्न नंबर जो 10 है, शरीर के अंदर लोहे की कमी से उत्पन्न होने वाले रोग हैं वडांता, रतौंधी, रक्तहीनता, तपेदिक। शरीर के अंदर अगर लोहे की कमी आती है तो इससे कौन सा रोग होता है? प्यारे साथियों, इसका आपको जवाब देना है और जो आपका आंसर होगा सही वाला वो क्या है? सी ऑप्शन है, रक्तहीनता। यानी अगर आपके अंदर शरीर में लोहे की कमी होती है तो आपको एनीमिया हो जाता है। प्रश्न नंबर 11 की बात कर रहे हैं प्यारे साथियों। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे क्यों हो जाते हैं? आपको बताना है क्योंकि उसमें बाहुल्य है। किस चीज़ का बाहुल्य होता है आपको बताना है? लाइसिन का, एमाइलेज का, शर्करा का, तेल का। सही जवाब की प्रतीक्षा कर रहे हैं हम। देखते हैं सबसे पहला कमेंट किसका आता है। बिल्कुल ही आसान सा प्रश्न था ये, और इसका जो सही जवाब है बी, एमाइलेज। यानी बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि इसमें एमाइलेज का बाहुल्य होता है। अगला जो प्रश्न है प्यारे साथियों 12 नंबर, ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है। काफ़ी सारे परीक्षाओं में पूछा गया है कि आकाश का रंग नीला होता है, इसका कारण बताना है। प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का परिक्षेपण, प्रकाश का व्यतिकरण या सूर्य द्वारा नीले प्रकाश का अन्य रंगों की तुलना में अधिक उत्सर्जन। प्यारे साथियों, इसका जो सही जवाब है, देखते हैं सबसे पहले किसका जवाब आता है। आंसर ए है, और ए है प्रकाश का प्रकीर्णन। यानी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है। प्यारे साथियों, जल्द से जल्द आप शेयर कर दें इस क्लास को। अगला जो हमारा प्रश्न है, रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल, अवतल, समतल या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। प्यारे साथियों, देखते हैं इस बार तो आपका जवाब बिल्कुल सही आना चाहिए। देखते हैं किसका जवाब सही आता है, और कुछ लोग सही जवाब भेज भी रहे हैं। इसका जो सही जवाब है बी, यानी रोगियों के दांत देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा जो दर्पण प्रयोग किया जाता है होता है अवतल। नेक्स्ट हमारा, मानव गुर्दे में पत्थरी निम्न में से किस वजह से बनता है? कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम ऑक्जिलेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम बेंजोएट। देखते हैं किसका जवाब सही आता है। प्यारे साथियों, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वो लोग भी इस क्लास का लाभ उठा पाएँ। सही जवाब है प्यारे साथियों इसका बी, यानी कैल्शियम ऑक्जिलेट मानव गुर्दे में पत्थरी बनने की वजह बनता है। अगला जो हमारा प्रश्न है साथियों 15 नंबर प्रश्न, यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहत हिस्से में फैलता है तो आप उसे क्या कहते हैं? इस समय कोविड-19 भी इसी तरह का एक रोग है, आप बता पाएंगे। इसका एग्जाम्पल बहुत बेहतरीन है। प्यारे साथियों, अगर कोई मानवीय रोग विश्व के बृहत हिस्से में फैल जाता है तो आप इसे पेंडेमिक कहते हैं। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। प्यारे साथियों, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, धन्यवाद इसके लिए आपका। अगला जो हमारा प्रश्न है 16 नंबर, इनमें से कौन सा जल जनित रोग है? यानी जल से फैलने वाला रोग है। चेचक, मलेरिया, हैजा, तपेदिक। प्यारे साथियों, इसका जो सही जवाब आना चाहिए, बिल्कुल इस बार सबका आना चाहिए। हम इंतज़ार कर रहे हैं आपके जवाब का। पहला है चेचक, मलेरिया, हैजा, तपेदिक। सही जवाब आ चुका है प्यारे दोस्तों। इसका सही जवाब है सी, यानी इनमें से जो जल जनित रोग है वो क्या है? हैजा। हैजा एक जल जनित रोग है। प्यारे साथियों, अगला हमारा प्रश्न है 17 नंबर, जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? प्लास्टिड, प्लास्मीड, मेट्रोकांडिया, राइबोसोम। देखते हैं किसका जवाब इस पर सही आता है। प्यारे साथियों, जो इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रयोग होता है उसका जो सही जवाब है आ चुका है, और वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी प्लास्मीड। जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लास्मीड का प्रयोग होता है। प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 18 पे आ चुके हैं हम। क्वेश्चन नंबर जो 18 है, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? हरमान बांडी ने, मेघनाथ साहा ने, एस चंद्रशेखर ने, जीवी नार्लिंकर ने। प्यारे साथियों, इसका जवाब देखते हैं सबसे पहले किसका आता है। बिल्कुल ही आसान सा प्रश्न है, लेकिन कई सारे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, यूपी पीसीएस में कई बार पूछा गया है आपका। इसका जो सही जवाब है वो है सी, यानी ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम एस चंद्रशेखर ने दी थी। प्यारे साथियों, बात करते हैं अगले प्रश्न की। 19 नंबर जो प्रश्न है, ट्रांजिस्टर बनाने में सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ है एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, तांबा और चांदी। प्यारे साथियों, देखते हैं इसमें से इस बार सही जवाब किसका आता है। प्यारे साथियों, जो एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, तांबा और चांदी है, इसमें से
सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ है ट्रांजिस्टर बनाने में, जो उसका सही जवाब आ चुका है प्यारे साथियों, बी है, यानी सिलिकॉन का प्रयोग ट्रांजिस्टर बनाने में सर्वाधिक प्रयुक्त होता है। प्यारे साथियों, आज हम कम से कम 50 से ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है 20, सीएनजी क्या है? सीएनजी बताना है आपको, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है कि साइनोजन नेचुरल गैस है कि कंडेंस्ड नाइट्रोजन गैस है कि कंट्रोल्ड नेचुरल गैस है? इसका यानी पूरा नाम बताना है आपको। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है प्यारे साथियों, अगर आपने थोड़ा भी ध्यान दिया होगा तो ये प्रश्न आपके सामने कई बार गुजरा होगा। सही जवाब जो है इसका ए है, यानी सीएनजी का जो पूरा नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। प्यारे साथियों, 20 प्रश्न कर चुके हैं अभी तक हम। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी इसका लाभ ले पाएँ। क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर रहे हैं। निम्नलिखित में कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है? बहुलकों के नाम दिए हैं आपको, पॉलीकार्बोनेट, पॉलीयूरेथीन, पॉलीयूरीथेन, पॉलीस्टायरीन, पॉलीएमाइड। प्यारे साथियों, इसका जो सही जवाब है वो आ चुका है और ये है ऑप्शन नंबर ए, यानी पॉलीकार्बोनेट एक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, फेरोमेन सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है सांपों द्वारा, पक्षियों द्वारा, चमगादड़ों द्वारा या फिर कीटों द्वारा? प्यारे साथियों, इसका जो सही जवाब है देखते हैं किसका सबसे पहले आता है। कई लोग आप में से बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। ऐसे ही अगर आपको अच्छा लगता है तो क्लासेस हम लेते रहेंगे। सही जवाब है इसका डी, यानी कीटों द्वारा। कीटों द्वारा फेरोमोन्स सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है। अगला जो हमारा प्रश्न है 23 नंबर पे आ चुके हैं हम। प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। आपको बताना है सल्फोनिक अम्ल, सल्फेनिक अम्ल, अमीनो अम्ल, कार्बनिक अम्ल। प्यारे साथियों, देखते हैं इस बार सही जवाब सबसे पहले किसका आता है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। प्याज के छिलके उतारने पर आपको आंसू आने लगते हैं, देखा होगा आपने। क्यों आता है, आज इसका आपको जवाब मिल रहा होगा। सल्फेनिक अम्ल जो होता है इसके कारण होता है प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आने लगते हैं। प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर हम 24 पे आ चुके हैं। 24 नंबर जो क्वेश्चन है, किस स्तर पर डेसिबल में बताना है आपको कि अधिक ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाता है? 30 डेसिबल, 40 डेसिबल, 60 डेसिबल या फिर 80, 30, 40, 60 या फिर 80? प्यारे साथियों, देखते हैं इस बार सबसे पहले किसका सही जवाब आता है। सही जवाब है इसका डी, यानी 80 डेसिबल जो होता है अधिक खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। अगला जो है हमारा प्रश्न 25 नंबर, बहुत ही अच्छे प्रश्नों का जो संग्रह है हम लेके आए हैं प्यारे दोस्तों आपके लिए। बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वह है मेरास्मस, पिलाग्रा, बेरी रिकेटस। प्यारे दोस्तों, देखते हैं इस बार सही जवाब किसका आता है। बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग होता है उसका जो सही जवाब है ए है, मेरास्मस है। प्यारे साथियों, आप लोग जल्द से जल्द इसको शेयर कर दें क्लास को। आप इस समय लाइव हैं। और अगला जो हमारा प्रश्न है 26 नंबर, सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग में प्रकाश संश्लेषण किया जाता है वृक्षों द्वारा, कवक द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा, फफूंद द्वारा? प्यारे साथियों, इसका जो सही जवाब है हम इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, देखते हैं इस बार सही जवाब कौन देता है। इसके पिछले वाले प्रश्नों में काफ़ी सारे लोगों ने सही जवाब दिया है। इसका जो सही जवाब है सी है, यानी बैक्टीरिया द्वारा सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग में संश्लेषण किया जाता है। प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर आ गए हैं 27 पे हम। 27 है, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किसे प्रयोग किया जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, फ्लोरीन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? प्यारे साथियों, देखते हैं इस बार तो बिल्कुल सही जवाब आना चाहिए आपका। आपने कई बार इस प्रश्न को पढ़ा होगा, देखा होगा कि पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किन गैसों का प्रयोग किया जाता है? प्यारे साथियों, जवाब आ चुका है इसका, वो है क्लोरीन, यानी क्लोरीन को पीने के पानी को शुद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। प्यारे साथियों, अब हम प्रश्न पहुंच चुके हैं 28 पर। मृग मरीचिका का कारण है प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण या फिर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन? प्यारे साथियों, आपने देखा होगा कि जब आप गर्मी के दिनों में रोड पे जाते हैं तो कई बार आपको कभी कभी दूर दूर तक पानी पानी जैसा दिखाई देने लगता है। मृग मरीचिका होता है वो। मृग मरीचिका जो सही जवाब है इसका कारण होता है प्यारे साथियों प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ऐसा होता है। प्यारे साथियों, अब क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं हम 29 पे। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किससे? आपको बताना है। कभी भी प्रकाश का रंग निर्धारण करना हो तो आयाम से, तरंगदैर्घ्य से, तीव्रता से या वेग से, किससे हम प्रकाश के रंग को निर्धारित करते हैं? प्यारे साथियों, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। आपने
10th की क्लास में ज़रूर पढ़ा होगा इसे। इसका जो सही जवाब है वो है बी, यानी तरंग दैर्ध्य से। प्रकाश का रंग निर्धारित आप तरंग दैर्ध्य से करते हैं। प्यारे साथियों, हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। पराश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 10,000 हर्ट्ज से कम, 1,000 हर्ट्ज के बराबर, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। प्यारे साथियों, पराश्रव्य बताना है आपको किस आवृत्ति कितनी होती है इसकी। इसका सही जवाब आ चुका है, ऑप्शन नंबर ए है, यानी 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति पराश्रव्य कहलाती है। 31 नंबर जो क्वेश्चन है, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल जो होता है ठंडा रहता है। प्यारे साथियों, आप गर्मी के दिनों में अक्सर मिट्टी के घड़ों में पानी रख देते हैं। आपको बताना है इसमें से सही जवाब क्या है, द्रवण, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, या फिर इनमें से कोई नहीं। प्यारे साथियों, जो इनमें से सही जवाब है वो आ चुका है, और सही जवाब है प्यारे साथियों बी, यानी वाष्पीकरण के कारण मिट्टी के घड़े में जो पानी आप रखते हैं वो क्या रहता है, ठंडा रहता है। प्यारे साथियों, अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 32। दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण है? लैक्टोस, एल्बुमिन, कैरोटीन, कैसीन। प्यारे साथियों, इस प्रश्न का जवाब हम चाहेंगे आप सभी जल्द से जल्द दें। देखते हैं आप में से कितने लोग इस प्रश्न का सही जवाब दे पाते हैं। कुछ लोगों के जवाब आ भी रहे हैं। और प्यारे साथियों, इसका जो सही जवाब है वो डी है, कैसीन। प्यारे साथियों, इसका जो सही जवाब आप लोगों ने दिया है इसके लिए आपका धन्यवाद। जिन्होंने नहीं दिया उसको याद कर लें, अगली बार से फिर से सही जवाब देंगे आप। 33 नंबर जो है, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की, हीमोग्लोबिन की, शर्करा की, या फिर जल की। प्यारे साथियों, जब कभी भी डेंगू होता है किसी मानव को तो उसमें किसकी कमी होती है बताना है आपको। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। डेंगू बुखार अक्सर कभी ना कभी आपने सुना होगा, और ये अगर होता है तो प्लेटलेट्स की कमी होती है। प्यारे साथियों, प्लेटलेट्स की कमी के कारण मानव शरीर डेंगू बुखार से पीड़ित हो जाता है। अगला जो हमारा प्रश्न है, लेज़र एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है स्वतः विकिरण, वर्ण विक्षेपित विकिरण, प्रकीर्ण विकिरण, या फिर उद्दीपित विकिरण। प्यारे साथियों, इसका जो सही जवाब है देखते हैं कितने लोग दे पाते हैं। लेज़र एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, सही जवाब है इसका डी, उद्दीपित विकिरण इसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। प्यारे साथियों, अगला जो हमारा प्रश्न है 35 नंबर, AMRI का पूरा नाम बताना है। निम्न में से क्या होता है? मैग्नेटिक रिकॉर्ड ऑफ इंटेस्टाइन्स, मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशंस, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, या फिर मैग्नेटिक रेजोनेंस इन इंटेस्टाइन्स। प्यारे साथियों, इसका जो सही जवाब है देखते हैं MRI का कितने लोग दे पाते हैं। इसका जो सही जवाब है सी है, यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इसका सही जवाब है। अगला जो प्रश्न है हमारा 36, ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण है तारक, या फिर पिच कहते हैं उसे, किस पर निर्भर करता है आपको बताना है? तीव्रता पर, आवृत्ति पर, गुणता पर, या फिर आयाम पर। प्यारे साथियों, इसका जो सही जवाब है देखते हैं आप में से कितने लोग कर पाते हैं इसका आंसर। जल्द से जल्द अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए। और इसका जो सही जवाब है प्यारे साथियों आ गया है बी, यानी जो आवृत्ति पर निर्भर करता है तारक या फिर पिच किसी भी ध्वनि का। प्यारे साथियों, अगला जो हमारा प्रश्न है 37 नंबर पे आ चुके हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक जनित है? आपको बताना है प्रत्युर्जता, या फिर वर्णांधता, या फिर एड्स, या फिर गंजापन। निम्न में से कौन सा ऐसा रोग है जो फिर कवक के कारण होता है, यानी कवक जनित होता है? प्यारे साथियों, इसका जवाब आ चुका है, वो है डी, और गंजापन होता है कवक जनित रोग। प्यारे साथियों, आप में से बहुत लोग अच्छा कर रहे हैं। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लाभ उठा पाएँ। अगला जो हमारा प्रश्न है 38, निम्नलिखित सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है? अवोगाद्रो अवधारणा, ऊर्जा संरक्षण, संवेग संरक्षण, या फिर बर्नौली के सिद्धांत। किन पर बताना है आपको काम करता है रॉकेट निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्यारे साथियों, सही जवाब आ चुका है, इसका सही जवाब है सी, संवेग संरक्षण। प्यारे साथियों, हम चाहेंगे आप में से ज़्यादा लोग इस सेशन को शेयर करें ताकि हम आगे से और ज़्यादा आपके लिए अच्छे प्रश्न ला सकें। मशीन गन का आविष्कार
किसके द्वारा किया गया था बताना है आपको, जीएल बियर्ड, जी ब्राउसा द्वारा, या फिर कार्ल बेंज, या फिर जेम्स पकल द्वारा। निम्न में से किसने मशीन गन का आविष्कार किया था? प्यारे साथियों देखते हैं किसका सही जवाब आता है इसमें। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है डी, यानी जेम्स पकल द्वारा मशीन गन का आविष्कार किया गया था। प्यारे साथियों अगर आप इस क्लास को देख रहे हैं तो आप निश्चित ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बाध्य हैं। आपको निश्चित ही आपका लक्ष्य प्राप्त होने वाला है। प्यारे साथियों 40 नंबर जो क्वेश्चन है, प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक बताना है आपको। ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज, सुक्रोज या फिर सेल्यूलोज। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, देखते हैं इस बार कितने लोगों का सही जवाब आता है। प्यारे साथियों अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए है, जिसमें भी साइंस पूछा जाता है। प्यारे साथियों और जवाब आ चुका है, डी है, सेल्यूलोज प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। 41 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसकी क्रियाविधि रिकॉर्ड करने हेतु ईईजी किया जाता है? ईईजी प्यारे साथियों ध्यान रखना है, यहाँ पे ईसीजी नहीं है, ये ईईजी है। हृदय, फुफ्फुस, मस्तिष्क या फिर वृक्क। सही जवाब है प्यारे साथियों इसका सी, यानी मस्तिष्क के क्रियाविधि का रिकॉर्ड करने के लिए ईईजी किया जाता है। प्यारे साथियों अगला जो हमारा प्रश्न है 42 नंबर पे आ चुके हैं हम, हमारे कुछ ही प्रश्न और बच चुके हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, ऑक्सीजन आर्गन, ऑक्सीजन तथा नियान। प्यारे साथियों इसका जो सही जवाब है देखते हैं इस बार सबसे पहले किसका आता है। और प्यारे साथियों जो इसका सही जवाब है आ चुका है और ऑप्शन नंबर बी है, ऑक्सीजन तथा हीलियम। प्यारे साथियों ये जो आप प्रश्न देख रहे हैं ये सभी यूपी पीसीएस में पूछे गए प्रश्न हैं, यानी इससे रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं आपको ये काम आने वाले हैं इसमें। अगला जो हमारा 43 नंबर क्वेश्चन है, चिकित्सकीय भाषा में गोल्डन ओवर का संबंध है कैंसर के अंतिम चरण से, गर्भ में शिशु की जानकारी से, हृदयघात से, वास्तव में बच्चे के जन्म लेने से। प्यारे बच्चों देखते हैं इसका सही जवाब कौन देता है आप में से। ऑप्शन नंबर सी है इसका सही जवाब। चिकित्सीय भाषा में गोल्डन ओवर का जो संबंध होता है वो हृदयाघात से होता है। प्यारे साथियों अब हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक है? बताना है आपको, जल होगा, पारा है, बेंजीन है या फिर चमड़ा। इनमें से आपको बताना है कि ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक कौन है। प्यारे साथियों देखते हैं किसका सबसे पहले सही जवाब आता है और इसका जो सही जवाब है वो है बी, यानी पारा। प्यारे साथियों ऊष्मा का जो सर्वाधिक उत्तम चालक होता है वो क्या होता है? पारा होता है। इनमें से जो दिया गया है आंसर आपका। अगला जो हमारा प्रश्न है 45 नंबर, बीएमडी परीक्षण किया जाता है किस रोग के लिए? गठिया हेतु, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए या फिर अस्थि मैलेशिया हेतु या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। बताना है आपको बीएमडी परीक्षण क्यों किया जाता है। प्यारे साथियों इसका जो सही जवाब है आ चुका है बी, यानी ऑस्टियोपोरोसिस रोग की जानकारी हेतु आप बीएमडी परीक्षण कराते हैं। प्यारे साथियों हमारा जो अगला प्रश्न है, इबोला है एक, क्या है इबोला बताना है आपको। आतंकवादी संगठन है, प्राणघातक विषाणु है, एड्स परीक्षण है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। प्यारे साथियों देखते हैं आप इस बार सही जवाब किसका आता है। प्यारे साथियों इबोला जो है आतंकवादी संगठन है कि प्राणघातक विषाणु है कि एड्स परीक्षण है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब आ चुका है प्यारे साथियों, सही जवाब है बी, यानी इबोला एक प्राणघातक विषाणु है। अब हम अपने अगले प्रश्न की बात करते हैं 47 नंबर, संरक्षा एक संस्था है किसके लिए काम करती है आप बताना है आपको। मलेरिया शोध एवं नियंत्रण परियोजना है या फिर एड्स शोध एवं नियंत्रण परियोजना या फिर तपेदिक शोध एवं नियंत्रण परियोजना या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों जो संरक्षा संस्था है इसका जो सही जवाब है बी है, यानी एड्स शोध एवं नियंत्रण परियोजना। ये बेंगलुरु की परियोजना है, बेंगलुरु में है प्यारे साथियों ये। अगला जो है आपका 48 नंबर, मानव शरीर के भीतरी भाग में रोगों की पहचान की जाती है कार्डियोग्राफ द्वारा, एंडोस्कोप द्वारा, जायरोस्कोप द्वारा या फिर
क्रेस्टोग्राफ द्वारा। प्यारे साथियों, मानव शरीर के भीतरी भाग में रोगों की पहचान के लिए इनमें से किसका प्रयोग करते हैं आप? सही जवाब आ चुका है प्यारे साथियों, है बी, एंडोस्कोप द्वारा मानव शरीर के भीतरी भाग में रोगों की पहचान की जाती है। प्यारे साथियों, जो हमारा अगला प्रश्न है 49 नंबर है, मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाए जाने वाला तत्व है? लोहा है, सोडियम है, ऑक्सीजन है या फिर आयोडीन है? प्यारे साथियों, आपको बताना है कि मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाए जाने वाला तत्व कौन है? लौह है, सोडियम है, ऑक्सीजन है, आयोडीन है। देखते हैं इस बार सबसे पहले सही जवाब किसका आता है। प्यारे साथियों, जो इसका सही जवाब है वो आ चुका है, वह है सी, यानी ऑक्सीजन है मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाए जाने वाला तत्व। प्यारे साथियों, अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। जीर्ण यानी वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को आप क्या कहते हैं? प्यारे साथियों, ध्यान देना है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं? जेरोंटोलॉजी, एथेनोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, थैनेटोलॉजी। बताना है इसका सही जवाब। प्यारे साथियों, आ चुका है, इसका जवाब है ए, यानी जेरोंटोलॉजी। इसका सही जवाब है वृद्ध होने की प्रक्रिया का अध्ययन जेरोंटोलॉजी कहलाता है। प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर आ चुका है हमारा 51। दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे जो होती हैं, दृश्य प्रकाश, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट या फिर डी माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंगे। प्यारे साथियों, देखते हैं इस बार सही जवाब किसका आता है। सबसे पहले ये तो प्रश्न बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे जो होती हैं कौन सी होती हैं, देखा जाए सबसे पहले किसका जवाब आता है। प्यारे साथियों, सही जवाब है इसका डी, माइक्रोवेव यानी सूक्ष्म तरंगे। दूर संचार के लिए जो प्रयुक्त तरंगे हैं प्यारे साथियों, माइक्रोवेव होता है, सूक्ष्म तरंगे होती हैं। 52 नंबर जो क्वेश्चन है प्यारे साथियों है कि सोनार में हम उपयोग करते हैं रेडियो तरंगों का, श्रव्य ध्वनि तरंगों का, पराश्रव्य तरंगों का या फिर अपश्रव्य तरंगों का? सोनार में हम उपयोग करते हैं, बताना है प्यारे साथियों, रेडियो तरंगों का, श्रव्य ध्वनि तरंगों का, पराश्रव्य तरंगों का या फिर अपश्रव्य तरंगों का? सही जवाब आ चुका है प्यारे साथियों। सोनार में हम जो उपयोग करते हैं वो होती हैं पराश्रव्य तरंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 53 नंबर है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य के लाल रंग के प्रतीत होने का कारण बताना है। बहुत आसान सा प्रश्न है। प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन या फिर प्रकाश का परिक्षेपण? प्यारे साथियों, देखते हैं इस बार सही जवाब किसका आता है। और इस प्रश्न का जो सही जवाब है आ चुका है प्यारे साथियों, ए, यानी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो लाल रंग दिखाई देता है उसका कारण होता है प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है 54 नंबर, निम्नलिखित में से किसको वुड स्पिरिट भी कहा जाता है? मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, इथिलीन ग्लाइकॉल या फिर ग्लिसरॉल? निम्नलिखित में से किसको आप वुड स्पिरिट के नाम से भी जानते हैं? प्यारे साथियों, आपको बताना है। इस प्रश्न का सही जवाब देखते हैं आप में से सबसे पहले कौन देता है। वुड स्पिरिट जो है वो मेथिल अल्कोहल को कहते हैं। प्यारे साथियों, इसका जो सही जवाब है मेथिल अल्कोहल। याद रखेंगे आप, मेथिल अल्कोहल को आप वुड स्पिरिट भी कहते हैं। प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर जो 55 है ये हमारा आखिरी प्रश्न होगा। इसके बाद हम आपको एक प्रश्न देंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या होती है। प्यारे साथियों, ये सबसे आसान सा प्रश्न है, इसका जवाब बिल्कुल देना चाहिए आप सभी को। 3, 5, 6, 7। देखते हैं सबसे पहले किसका जवाब सही आता है और कितना आता है। इसका जवाब आप में से सबको पता होना चाहिए और वो ऑप्शन आ चुका है, डी है, यानी सूर्य के प्रकाश में रंगों की जो संख्या होती है 7 होती है। प्यारे साथियों, अब जो हमारा आखिरी जो प्रश्न है जो क्विज के लिए है, आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है कि लंबे समय तक अगर आप उपवास रखते हैं तो इसका सर्वाधिक प्रभाव आपके शरीर के किस अंग पर पड़ता है? हृदय पर, फेफड़े पर, आंत पर या फिर गुर्दे पर? प्यारे साथियों, इस प्रश्न का जवाब हम नहीं देंगे, इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तथा किनारे पर जो आई बटन आपको दिख रहा होगा वहाँ क्लिक करके आप ध्यान दीजिए वहाँ क्या लिखा गया है, उस चीज़ को देखिए, ज़रूर देखिए। प्यारे साथियों, एक काम और आपको करना है जो मैं बता देना चाहता हूँ लास्ट में। करना क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका PDF मिल जाएगा, उस PDF को डाउनलोड ज़रूर कर लीजिए और इस प्रश्न को कम से कम 2 से 3 बार घर पे आप अगर पढ़ देते हैं प्यारे साथियों तो दोबारा कभी भी भूलने के चांसेस नहीं है।
पीसीएस जैसे एग्ज़ाम में ऐसे ऐसे प्रश्न आए हैं प्यारे साथियों। तो सोचिए अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए कितना ज़्यादा उपयोगी होने वाला है सेशन। प्यारे साथियों अब अपना कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें कि कैसा लगा आज का हमारा एपिसोड आपको। धन्यवाद। थैंक यू।